चलिए तो आज की वीडियो पर आ जाते हैं अपन मूल विषय वस्तु को लेकर के। जैसा कि कल अपन ने नोटिफिकेशन देख लिया, आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। साल भर में आपके पास में जो मोटे तौर पर एग्जाम है, 14 एग्जाम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। हालांकि इसकी संख्या 14 से ज्यादा होने वाली है। कैलेंडर में जितनी वैकेंसी आई हैं उससे भी ज्यादा आने वाली, कुछ और वैकेंसीज एड ऑन होने वाली है। अब जो आपने देख लिया उसके बाद में जो आपकी रूपरेखा होनी चाहिए 2025 को लेकर के, जो साल आपका आने ही वाला है, रूपरेखा ये होनी चाहिए कि अधिकारियों वाला जो पद है वो आपको उठाना चाहिए, चाहे वो स्टेट सर्विसेज के माध्यम से हो, चाहे वनडे एग्जाम वाले जो है। इसमें खास बात है कि स्टेट सर्विसेज तो आपका प्री और मेन बेस्ड है, बाकी जो है आपको वनडे एग्जाम बेस्ड है, उनको भी आपको फोकस करना चाहिए। और डेफिनेटली सभी विद्यार्थी जो समझदार हो तो करेंगे ही करेंगे, और जो जितने के लिए एलिजिबल होगा उस फॉर्म को भरेगा ही भरेगा। ये कोई बताने की या कहने की कोई बात ही नहीं है, समझदारी की बात है ये। अब इसके बाद में आप ये समझ लें कि अभी तो केवल आपके सामने कैलेंडर आया हुआ है कि हाँ ये एग्जाम है। आप इनमें से किस किस के लिए एलिजिबल हैं, पहली बात ये जान लें। क्योंकि जब आप ये जानोगे समझोगे तब ना आप रूपरेखा बनाओगे कि नहीं मेरे 14 एग्जाम्स का जैसे कि आया हुआ है टोटल 14 में से आप किसी में 12 के लिए एलिजिबल है, कोई 10 के लिए एलिजिबल है, कोई 14 के लिए, कोई 4 ही के लिए एलिजिबल है। तो एक एक इंडिविजुअल कैंडिडेट कौन सा कितने पदों के लिए एलिजिबल है, ये चीजें अपन पहले से देख लें, एक अनुमान लगा लें, ताकि उस हिसाब से आप रूपरेखा बना पाए। एग्जैक्टली इसमें क्या कैसा है ये तभी मालूम चलेगा प्रत्येक वैकेंसी में, जब उसका प्रत्येक का इंडिविजुअल का नोटिफिकेशन आएगा कि किसमें यूजी मांगा है, किसमें पीजी मांगा है, किसमें कोई अलग से डिप्लोमा मांगा है, किस टाइप का पैटर्न होगा, कैसा सिलेबस होगा। ठीक है, सिलेबस जो होगा क्या 2 हिस्सों में विभाजित होगा, नहीं होगा। 2 हिस्सों में होगा तो पार्ट ए में क्या रहेगा, क्या केवल एमपीजीएस रहेगा या एमपीजीएस के अलावा भी कुछ होने वाला है। पार्ट बी में स्पेशल ऐसा कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, ये आपको जानना चाहिए। इसके अलावा क्या कोई अलग से डिप्लोमा भी मांगे जाएंगे, क्या डेफिनेटली मांगे जाएंगे कुछ पदों के लिए। तो उन बातों के लिए आप जान लें तो उसमें कम से कम एक रूपरेखा बना पाने में दिमाग में आसानी होगी अपने आप को, यार हम इसके लिए एलिजिबल हैं, ये हमको भरने मिलेगा और ये हमको भरने नहीं मिलेगा। नहीं तो जबरदस्ती अपन ख्वाब देख लें ढेर सारे, नोटिफिकेशन आए तो धराशायी ना हो जाए। तो इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ज़्यादा जरूरी हैं साहब जी। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, आपको दिया हुआ सबसे पहला राज्य सेवा। तो ये तो आपका ग्रेजुएशन वाले जितने विद्यार्थी होते हैं 21 वर्ष की उम्र जिन जिनकी कंप्लीट है वे सभी भर सकते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है साहब। ठीक, अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट दिया हुआ है आपको सहायक संचालक करके दिया हुआ है, सहायक संचालक परीक्षा, उद्यान वाला लिखा होगा ब्रैकेट में, संस्कृति वाला लिखा होगा। ठीक है, ये आपको दिया होगा। इसमें मान के चलिए कि लगभग ये होगा कि इसमें पीजी मांगा जाएगा, इन दोनों में क्या रहेगा, पीजी मांगे जाने की संभावना है। एक कंडीशन ये बनती है। अच्छा, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये एक अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, पहले ही कह चुका हूँ। एग्जैक्टली क्या होगा ये नोटिफिकेशन के बाद में ही स्पष्ट होगा। ठीक है, एक अनुमान बता रहा हूँ, तो ये कोई अंतिम नहीं है कि मैंने बता दिया पीजी मांगेंगे तो बोले बस खत्म हो गई कहानी, हमारा तो अभी ग्रेजुएशन ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा नियम आ जाए उसमें कि साहब शायद केवल ग्रेजुएशन मांग लें, ये हो सकता है। एक मोटे तौर पर अनुमान बता रहे, क्योंकि अभी जानकारी भी चाहिए है, नोटिफिकेशन भी नहीं आए हैं, तो इसलिए बता रहे हैं अनुभव के आधार पर। जैसे आपसे सहायक संचालक उद्यान की कहा गया है, तो अधिक संभावना इस बात की है कि पीजी मांगा जाएगा। संस्कृति वाले का भी जो आपको पीजी मांगा जाएगा, एक संभावना ये बनती है। लेकिन दूसरी ओर 50% चांसेस इस बात के बनते हैं कि नहीं मांगा जाएगा पीजी। मैं आपको ये कह दूं, इसमें केवल आपका प्लेन ग्रेजुएशन माने जाने की मांगे की भी संभावना बनती है साहब। इस बात को समझिए कि जिसके पास में भी ये चीजें हैं वो भरने के लिए एलिजिबल होगा, ये संभावना मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं। तो 50-50 के चांसेस है साहब, सीधी बात तो ये है, बिना ज्यादा घुमाए फिराए। नेक्स्ट जाइए, सहायक प्राध्यापक परीक्षा, इस पर भी बात कर लेते हैं अपन एक करके। ये भी करवाने के पहले एक चीज पर और बात करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सहायक संचालक उद्यान परीक्षा में 2023 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 2024 लिखा हुआ है। 2025 में पहली बात तो ये उस बैच की पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनमें से कुछ ऐसे नोटिफिकेशन भी हैं जो कि 2024 में आ चुके हैं, आयोग के द्वारा जारी किए जा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे जैसे कहा जाए कि
संस्कृति वाला जो था उसके बारे में दिखा जाए, केवल एक पोस्ट आई थी, वो भी SD कैटेगरी में थी, ठीक है। स्पेशल मांगा था अभी उसमें PG मांगा था, संस्कृत सब्जेक्ट मांगा हुआ था, नेट सेट मांगा हुआ था, ऐसे ही वैकेंसी आई थी। उसमें एक सिंगल फॉर्म भी नहीं आया था। क्या कहा हमने? एक फॉर्म भी नहीं आया था, यही कहा हमने। एक फॉर्म भी नहीं आया था, यही कहा हमने। सोचने वाली बात है। तो उसको रद्द करना पड़ा, उसको क्या करना पड़ा? रद्द करना पड़ा, ठीक है। उस समय कितनी पोस्ट थी? एक। अब विभाग से फिर मांगी गई जानकारी। अब जो आने वाला जैसे उसी का, तो वैकेंसी वही रहेगी 23 की या 24 की, जो भी नाम उसका हो, लेकिन इस बार जो है कि अब अन्य कैटेगरी में भी पद होंगे, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। उस समय फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, हो सकता है शायद कोई भर नहीं पाया हो, नए सिरे से उसको चालू किया है। अब भरेंगे, तो ये वजह है कि उसके आगे क्या लिखा हो, ये वाली की परीक्षा वो है, भले ही का वो भी 25 में होगी, ठीक है। बड़ा ही शॉकिंग आपको लगा हो, पर ये सच है। तो दूसरे शब्दों में कहें, एक पद की वैकेंसी थी, ठीक है, इंटरव्यू बेस्ड पर होनी थी या रिटर्न एग्जाम होता, जैसे जैसे आते फॉर्म्स वगैरह, किसी ने अप्लाई नहीं किया। इसको बोलते हैं जागरूकता का अभाव। इस बारे में हमने वीडियो बनाया था, बताया था साहब, अलग से क्लास के ग्रुप में तो बताया था, ये तो हमें याद है, एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया हुआ था। इसको बोलते हैं साहब जी अवेयरनेस, कि आपको कुछ और विषय भी तैयार रखना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। उसको कैंसिल करना पड़ा। आप जाकर के देख लीजिएगा आयोग की वेबसाइट में, अभी मुश्किल से 1 से 2 महीने पहले की बात है, उसको कैंसिल करना पड़ा। तो वो नए सिरे से होगी साहब, तो परीक्षा वही है, होगी 25 में, इसलिए आपको ऐसा दिया गया है, ठीक है। प्लस और भी जो पोस्ट अपडेट हो गई है, पहले एक ही बात था, अब रिक्वायरमेंट शायद 4 की हो, 6 की हो, 8 की, 10 की जो भी है, विभिन्न कैटेगरी वाइज तो निकाला जाएगा। ये उसका मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। अधिक संभावना किस बात की है? ये वाला, ये जो है, इसमें PG की अधिक संभावना है। सहायक संचालक उद्यान वाला में भी हो सकता है स्पेशल सब्जेक्ट मांग ले आपसे, या कुछ नहीं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ उद्यानिकी का कोई डिप्लोमा मांग लिया जाए, मे भी पॉसिबल, या फिर फ्री होल्ड किया जा सकता है या फ्री हैंड किया जा सकता है, जैसे AR में किया था, थोड़ा सा ग्रेजुएट वाले पर। उसकी वजह भी ये है कि इसमें आयोग को आसानी होती है, कम से कम आवेदन आते तो हैं। PG स्पेशल या स्पेशल डिप्लोमा मांग लिया तो पता चला कि विद्यार्थी फॉर्म ही नहीं भर पा रहा, तो उसके लिए पैटर्न ही अपनाया जाता है कि काम करिए, जनरली मांग लीजिए ग्रेजुएशन, प्लस उसके साथ साथ इस विषय विशिष्ट का एक सिलेबस बना दीजिए, जो बच्चे उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, सेलेक्टेड है, बस ही बात है। ये प्रक्रिया आसान होती है, रुकती नहीं है। वरना होता क्या है, तो अभी संस्कृत सब्जेक्ट से PG मांगा था, UGC नेट वगैरह सेट वगैरह मांगा था, कोई फॉर्म ही नहीं भर रहा। एक पोस्ट है, कई तो इसलिए नहीं भर रहे, बोले एक पोस्ट के लिए क्या भरना, ज़्यादातर की सोच होती है। मैंने आपको क्या खबर बताई, मध्य प्रदेश शासन की खबर है, MPPSC की खबर क्या है, उस एक पद के लिए किसी ने फॉर्म नहीं भरा, एक भी फॉर्म नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर कोई एक कैंडिडेट उसका फॉर्म भर देता तो उसको इंटरव्यू में 100 में से मान लो 1 नंबर भी मिलता। आइए, आपका स्वागत है, ये स्थिति बनती, पर वो एक भी नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला वो भगवान जाने सकते, आप लोग जानो, ठीक है। संस्कृत विषय को लेकर के था, ठीक है, और कोई विशिष्ट ऐसी बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं, सिर्फ उसमें ये था PG चाहिए था संस्कृत में, प्लस नेट या सेट ये चाहिए था, या PhD चाहिए था, यानी MA प्लस नेट सेट। ये तो सामान्य सी बात है ना, आप सोशियोलॉजी में करते हो, आप हिस्ट्री में करते हो, आप MSc करते हो, CSIR नेट वगैरह आप देते हो, नॉर्मल सी चीज़ है। उसके लिए विषय नहीं मिल पाया था, वो संस्कृत का था या योगा का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई वैकेंसियां होती हैं जो उस समय किन्हीं कारणों से आ नहीं पाई, अब ले रहे, इसलिए उसमें 2023 लिखा है। जैसे MPPSC का चलता रहा है स्टेट सर्विसेज का, कि 2019 वाली स्टेट सर्विसेज है, उसका प्री हो रहा 22 में या 21 में, उसका नाम क्या है वो अपने ऑर्डर पे चलता है, ये उसकी वजह होती है। इन बातों को भी थोड़ी सा ध्यान दे लूँ, चलिए। तो इसमें संभावना ये दोनों बातों की बनती है, मैंने कहा कि 50-50 वाली बात है। अब ये नोटिफिकेशन आने के बाद में क्लियर होगा ऊंट किस करवट बैठेगा। आगे बढ़ जाइए, सहायक प्राध्यापक परीक्षा के बारे में बात कर लें। सिंपल सी बात है, जिनका अभी PG कंप्लीट है या
एमए फाइनल ईयर रनिंग है, ठीक है, प्लस उसके साथ साथ उन्होंने सेट भी भर दिया होगा, क्योंकि रनिंग वाला है फाइनल तो भी भर सकते हैं आप नेट का और सेट का, क्वालिफाई हो जाएगा। अब भी रिजल्ट आ जाने वाला, 15 दिसंबर को एग्जाम हो चुका है, जल्दी आएगा रिजल्ट। जितनों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा उनको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, भले स्पेशल डेट बढ़ानी पड़े पर मिलेगा भरने के लिए, ये भरपूर संभावना है। ये हो गया आपका एपी फर्स्ट फेज, ऐसे सेकंड फेज है। आगे बढ़ जाइए, मेंस है स्टेट सर्विस खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2024, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, ये एग्जाम है। इसमें क्या मांगा जाएगा या क्या मांगे जाने की संभावना है? नॉर्मली तो ऐसा देखने में लगता है कि बोले सर इस चीज को लेकर के अलग से डिग्री होनी चाहिए, पर 2024 में समस्या बहुत फेस करनी पड़ी आयोग कि स्पेशल सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली थी चिकित्सा विभाग की 2024 में। अगर आपको याद हो, बंदे नहीं मिल पा रहे, सफिशिएंट मात्रा, फॉर्म ही नहीं आ रहे, ठीक है। एक चीज वो होती है, दूसरा होता है साहब, अगर उसके साथ साथ कोई खास प्रकार का डिप्लोमा मांग ले, यानी कि ग्रेजुएशन मांग ले प्लस डिप्लोमा मांग ले, इस बात की संभावना बनती है। और आसान जो पद्धति होती है, सब राज्यों का अलग अलग होता है, ये बात ध्यान रखना। एमपी का अलग है, इस बाहर या उस भरोसे आप नहीं कह सकते कि मैंने यूपी वाला देखा था नोटिफिकेशन, उसमें ऐसा दिया था, उनकी कहानी अलग है। एमपी गजब, इस बात को ध्यान रखना, अलग ही चलेगा कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या बनने की संभावना, मुझे ऐसा लगता है 6 नंबर का जो पॉइंट बनेगा, ये आपको मान लिया 12th क्लास में आपका पहली बार तो कम से कम पीसीएम होना चाहिए, कम से कम, ये चीज। दूसरा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, इस बात की ज्यादा चांसेस है, ठीक। इतने बिहाफ में आपको भरने के लिए मिल जाएगा खाद्य सुरक्षा अधिकारी। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट बनाए तो ये सब कुछ आयोग का सार्वजनिक का अधिकार है कि वो क्या रखे। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर के बारे में बात हो रही है, जैसे कि व्यापम लेता है एकदम, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर, तो उसमें क्या मांगा जाता है? 12th क्लास में आपका पीसीएम ही मांगा जाता है, साइंस सब्जेक्ट मांगा जाता है, उसके आगे आपने कुछ भी चला लेते हैं। एक नॉर्मल सिचुएशन ये होती है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाते हैं, इसमें लेकिन दूसरा स्टेप लेना पड़ता है कि साहब आपको खाद्य सुरक्षा से संबंधित पार्ट बी, अभी सिलेबस पर भी बात करेंगे अपन इसके, पार्ट बी जो है कि उसका सिलेबस अलग बनाना पड़ेगा। यानी पार्ट ए का सिलेबस तो रहेगा कॉमन वाला, जैसे मान के चलिए एमपीजीएस, इंडिया का जीएस, करंट अफेयर, आईसीटी रहने वाला है, ठीक। इस बार संभावना चल रही स्टैटिस्टिक्स को लेकर के, मैथ्स को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के चल रहा है, एड ऑन किया जाएगा, इसमें तो किया ही जाएगा, ये तो आप तय मान के चलिए, ये तो रहेगा ही रहेगा। और एमपी जीएस तो रहने वाला है, इसमें लाभ मिलेगा उनको जो कि एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नहीं कर रहे हैं तो अभी से करने लग जाओ। मैंने कल की वीडियो में इसलिए कहा कि बैच ज्वाइन कर लो भाई, अभी से पढ़ा रहे हैं, पढ़ते चलो, ठीक है। बाद में फिर पार्ट बी वाला बर्डन रहेगा, पार्ट बी में स्पेशली इस विषय को लेकर के 10 मिनट होने की संभावना है, ग्रेजुएशन, और उसके बाद में पार्ट ए सिलेबस प्लस पार्ट बी सिलेबस। ये कभी भी ज्यादा आसान प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों के लिए भी, आयोग के लिए भी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनके पास में पीजी हो उसी विषय वस्तु को लेकर तभी योग्य मिलेंगे। एस राधाकृष्ण आयोग 1948, डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग ने तो साफ कहा था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपीएससी जैसे के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपना खुद का सिलेबस बना रहे हो, खुद का एग्जाम ले ही रहे हो, जरूरत क्या है? फिर भी मिनिमम रखना है तो नॉर्मल वाली रखिए ताकि सभी को अवसर मिले, अवसर की क्षमता पैदा हो। स्पेशल सिलेबस रख के अच्छा पेपर पूछ लीजिए, टफ पेपर पूछ लीजिए, बच्चे जो तैयार करके आएगा, जो देखना पर लाएगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। एक सामान्य प्रक्रिया कहलाती है, ऐसा होने की संभावना है, मौका मिलेगा। ज्यादा हुआ तो हो सकता अलग से कह दे कि नहीं साहब जी को डिप्लोमा चाहिए, और कह दे नहीं साहब स्पेशली इस विषय को लेकर के किसी ने आगे कुछ पढ़ाओ पीजी वगैरह, पर उसकी चांसेस कम है ना। बी फार्मा वगैरह को लेकर के हो सकता है दे दें, ये संभावना है पर कम है उसकी कंपैरेटिवली। इजी क्या होता है कि साथ ही काम तो ग्रेजुएशन प्लस ये वाला। अभी तो एक नई चीज और भी चल रही है, ये अलग से जो स्पेशल डिप्लोमा मांगे जाते हैं ना, मे भी चांसेस है कि भविष्य में आपको सुनने को मिल जाए कि जिनके पास में नहीं भी है डिप्लोमा, मतलब 1 साल का डिप्लोमा है तो आपको 2 साल मिलेगा, 2 साल में आप करके जमा कर दीजिए, अच्छा रहेगा ये। ऐसे रिकमेंडेशंस कई लोग दे चुके, मैं खुद भी बोलता हूँ कि हाँ रिकमेंडेशन होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें अधिक संभावना क्या है, ग्रेजुएशन वाली है, और 2 पार्ट में पेपर होगा, पार्ट ए पार्ट बी। हालांकि 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन पार्ट ए के रहेंगे, 100 क्वेश्चन पार्ट बी के रहेंगे। एक ही बार में हो जाएगा, दोपहर के 12 बजे देंगे, 3 बजे छीन लेंगे आपसे, उन्हें घर जाओ सीधे किनारे किनारे, पर रहेगा 2 पार्ट में। तो आप उसको 2 पार्ट कह लो चाहे 2 पेपर कह लो, वो आपकी मर्जी की बात है। 3 घंटे जैसा अभी एमपी सेट का होगा, ये चीज़ रहेगी। बच्चों के लिए बेहतर रहता है, बोले एक पेपर हो, फिर बैठे रहो आराम से, इधर उधर जाओ, चाय पियो, नाश्ता करो, फिर आके मिलो यहाँ पर। कंपैरेटिवली आसान ये होता है कि ये एक बार में आओ, 3 घंटे के लिए बैठो, पार्ट ए लो, बनाइए, 1 घंटे बाद जमा करो, तुरंत दूसरा पेपर बनाइए। सभी के लिए हितकर होता है, खासकर दूर दराज से जो शहर में आते विद्यार्थी उनके संदर्भ में। इसमें तो आपको मान के चलिए 7 नंबर का सहायक एंट्री दिया है आपको, ध्यान रखिए। इंजीनियरिंग वाले बंदे होंगे इसमें, पहली बात उनको भरने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, जिनका इंजीनियरिंग नहीं है तो 12th क्लास में आपका पहली बात तो पीसीएम होना चाहिए, प्लस आपने कहीं पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए, वो उसके समकक्ष माना जाता है। पूर्व में भी रहा है ये रवैया या पैटर्न, ना केवल मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में रहा, बल्कि आप देखें रेलवे जूनियर इंजीनियर इत्यादि वगैरह में भी आप देखते हैं, तो वहाँ पर यही पैटर्न होता है। अपने यहाँ के कई विद्यार्थी असिस्टेंट इंजीनियर हुए हैं साहब रेलवे में ना, और इवन कम पोस्टर रहती हैं, ऑल इंडिया लेवल पर होता है। उसके बाद भी पता चला कि जबलपुर से गिने चुने बच्चे हुए, गिने चुने उंगलियों पे गिन लो अपने यहाँ पे, और ये वो पुराने विद्यार्थी रहते हैं जो कि बाकी एग्जामों की भी तैयारी, जैसे जैसे हमने बताया कि बेटा करते रहना करते रहना करते रहना, पार्टी में यहाँ पर भी लीड ले लेना, पार्टी में भी लीड ले लेना, ये वो रहते हैं। तो इसमें क्या मांगा जाएगा, पहली बात तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि इंजीनियरिंग नहीं है तो 12th क्लास प्लस आपने डिप्लोमा किया हो, जो कि समकक्ष हो ऐसा लिखा रहेगा, उनको भरने के लिए मिलेगा। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8वां 9वां 10वां 11वां ये एक ही एग्जाम होगा, पहली बात तो जान लो, ये 4 अलग अलग एग्जाम नहीं होने वाले हैं। क्या होगा, एक ही एग्जाम होगा। ये हो सकता है आपको प्रेफरेंस भरने के लिए आ जाए, जैसा आप नेट साइट में या यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हो या स्टेट सर्विसेज का भरते थे, तो साहब जी आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या केवल स्टेट सर्विसेज के लिए या दोनों के लिए, उस टाइप से मे भी पॉसिबल है कि हो जाए, ठीक। और या फिर एक ही मांगना बिल्कुल इजी फॉर्मेट, डिपेंड करेगा आयु के ऊपर, आयु क्या मांगता है। फिर भी इस बात की संभावना है जिस तरह से उसमें दिया हुआ है, मेरा मानना ये है कि इजी फॉर्मेट होगा तो पहली बार तो पीजी मांगेंगे आपसे हिस्ट्री में, और इजी करने की संभावना वैसे तो कम है, बट किया जा सकता है। क्या बोल साहब, केवल आपसे ग्रेजुएशन में क्या मान दिया है, बोल साहब आपका मानविकी विषय होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ये मान लिया जाए आपसे, ठीक है, वो आसान होता है। हाँ, इसका अलग से आपका एक पेपर होगा पार्ट बी, इसमें भी 2 पार्ट होंगे, पेपर 1 होगा, ठीक है, और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो मैंने आपको अभी बताया, एमपीएस, इंडिया करंट अफेयर, आईसीटी ये सब होंगे, प्लस मैथ्स, रीजनिंग, आपका स्टैटिस्टिक्स आपका ऐड ऑन कर दिया जाएगा, इस बात को आप समझिए, ठीक। तो ये हो गया पेपर 1 50 क्वेश्चन, ठीक। अब इसके बाद बात निकल जाएगी इसकी, पेपर 2 तो होना ही होना है, डैम श्योर है, अच्छा खासा हिस्ट्री का पेपर होगा। उसमें भी जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, 10 यूनिटें आपको दी हैं, तो 10 यूनिटों में से 2 से 3 यूनिट स्पेशली किस चीज के होंगे, आर्कियोलॉजी के होंगे, ठीक है। अगर इजी फॉर्मेट हुआ तो ये आपका कर सकते हैं, ठीक। एक ग्रेजुएशन वाला सीधा दे दिया, चांसेस हैं पर कम है। दूसरा होगा अधिक चांसेस इसका पीजी का, पीजी होगा और फिर पेपर 1 पेपर 2 होगा, ये थोड़ी से ज़्यादा है, और उससे भी खतरनाक और होने वाले जो चांसेस है वो भी बता देते हैं। पीजी वाले में सब नहीं भरेंगे, कौन भरेगा, जिनका स्पेशल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर एमए है। कई लोगों को तो एमए करने के बाद मुझे भी नहीं मालूम रहता हमारा मॉडर्न से है कि एंशिएंट से नहीं, काय से, ठीक है। बताना पड़ता है कि भैया काम करो, मार्कशीट लेकर दिखाओ हमें, फिर हम कुछ बता पाएंगे, ये तो अपने से लड़ पड़े, बोले नहीं हमारा है तो
अलग से इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है आर्कियोलॉजी, कई यूनिवर्सिटीज में होता है, उस चीज को मेंशन किया जाता है। एमए प्रीवियस 4 पेपर आप देते हो तो उसमें कॉमन होते हैं, तो आप चूज करते हो। वो एक अलग बात है कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कोई चूज नहीं करना, हमने चूज करवा दिए, बाहरों सीधे पेपर, वो एक अलग बात है। तो अपन को लगता नहीं शायद ये चारों कंपलसरी रहे, और अपन भी इतना पूछने की इतनी अपन को नहीं पड़ी कि अपन पता करें। कई विद्यार्थी होते हैं बोले ठीक है सर, अपन तो इधर वाले से काम पकड़ो चाहे उधर से, है तो 20% वाली कहानी, तो फिर कहाँ। खैर, अगर आर्कियोलॉजी अगर सब्जेक्ट मांग लिया अलग से, तो मान के चलो कि अगर 10 पोस्ट निकली है ना, 25-30 फॉर्म आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, तो कोई फॉर्म ही भरने नहीं मिलेगा। तो उसमें होता क्या है, इससे नुकसान होता है किसका, दोनों का। पहला विद्यार्थी ठीक है, बस दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि हाँ अंगूर आए हैं और जा रहे हैं, खाएगा कौन, पहला नुकसान विद्यार्थी का। दूसरा नुकसान आयोग का, जो कि और भी बड़े स्तर पे होता है। विद्यार्थी उतने मिल नहीं पाते हैं, परीक्षा हमने करी भी, पूरी जद्दोजहद एग्जाम पेपर सेट करने से लेकर सारी चीजें करने के बावजूद अपन को उतने अधिक मात्रा में कैंडिडेट नहीं मिले, और जैसा कि आपसे कहा कि फॉर्म आए नहीं सफिशिएंट मात्रा में, ठीक है, इतने बड़े बेरोजगारी के दौर में फॉर्म नहीं आए, ये हुआ तो पूरी जो व्यवस्था वो चरमरा जाती है। अगर स्पेशल सब्जेक्ट क्या रख दिया आपका, स्टाइल से कुछ रख दिया तो कंपैरेटिवली आसान क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, सीधे जितने पीजी या ग्रेजुएट वाले आ जाओ, हम अलग से आर्कियोलॉजी का तुमसे ले लेंगे बेटा एक पेपर, हम सिलेबस दे देंगे आपको, ये तैयार करके जो आ जाएगा ज्ञानी, अधिक नंबर उठाओ आगे बढ़ो। ये कभी भी ज्यादा आसान पैटर्न है कि आप इसके पहले थोड़ी बहुत पढ़ा है, अब सिलेबस सामने है, ये पढ़ो, अच्छे से बच्चा पढ़ लेता है, ठीक है। अगर ऐसा भी होगा तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम प्रोवाइड कराएंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट की मतलब टेंशन ही नहीं है आपको, बस करते आपके पास वो कागज होना चाहिए, ग्रेजुएशन के नाम का चाहे डिप्लोमा ही चाहिए, इसलिए हम हमेशा समझाते हैं ये भी करो बेटा, दिल्ली से वाले डिप्लोमा डाल दो बेटा भोपाल से वाला डाल दो। आपने कितने बार मैंने नहीं बताया कि लगे हाँ कर लो साहब, ठीक है। जब भी वैकेंसी कैंसिल वाली बताई वो समझाया था मैंने एक सज्जन को, तो सर आती कहाँ है, हम समझा रहे हैं इतनी वैल्यू नहीं करे आप तरफ, ठीक है। तो फिर आ गई, और उसमें सबसे बड़ी जो खास चीज रहती है वो ये होती है कि काफी कम होता है कट ऑफ, काफी कम होता है, ये भी चीज हमने क्लास में समझाई है। तो इसमें दोनों चांसेस हैं, एग्जैक्टली क्या होगा ये तो नोटिफिकेशन पर क्लियर होगा। ईश्वर से बस आप ये मनाओ कि आपके पक्ष में आ जाए कि भैया हाँ सबको भरने के लिए मिल जाए, भले आप स्पेशल सब्जेक्ट का एक पेपर ले लीजिए, स्पेशल पेपर ले लीजिए, ये हो सकता है। बोल सकते सीधे पीजी वाले सब आ जाएंगे लाइन से, इस सब्जेक्ट वाले स्पेशल एक ही पेपर होगा, ज़्यादा अच्छा, उसमें ज़्यादा अच्छे काबिल विद्यार्थी मिल जाएंगे जिनको बहुत अच्छी समझ होगी ज्ञान, क्योंकि जितना उन्होंने 3 साल प्लस 2 साल एमए में नहीं पढ़ा होगा ना, उससे ज़्यादा भी 6 महीने पढ़ने वाले हैं, तो याद रखेंगे अप टू डेट, क्योंकि उनको मालूम है कि सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं भरना है, 4 ऑप्शन में से सही की बताना है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ के आते हैं, ये बहुत व्यवहारिक पहलू होते हैं, ठीक है। ये चांसेस बनते हैं खासकर इन चारों को लेकर के कारण। इन 4 में जो ये जो 2 हैं, अगर एक और कंडीशन बन सकती है, ये वाला ये जो 2 आ रहा है ना, ये वाला सिर्फ इनके लिए डिप्लोमा मांगा जाए, मे बी पॉसिबल, बाकी के लिए ना मांगा जाए, इसके लिए स्पेशल डिप्लोमा मांगा जा सकता है, ये भी संभव है, क्योंकि बाकी इन 2 के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो अगर स्पेशल डिप्लोमा नहीं है तो, और यदि किसी में नहीं किया तो चालू किया जाए। बट मेरे ख्याल से कम हिस्ट्री से पीजी मांगा जाना चाहिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट से, ऐसा मुझे लगता है कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, भले उसमें ये ना किया जाए स्पेशल आर्कियोलॉजी का डिप्लोमा, भले ही ये ना हो, ये एक नॉमिनल मध्यम मार्ग कहलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये संभावना है, एक अपना अनुमान, एक संभावना बता रहा हूँ, ज्यादा दिल पे मत ले लेना, अनुमान व्यक्त करो, बोले नहीं सर आपने बोला था हम तो बिल्कुल
मान बैठे थे आप ऐसा नोटिफिकेशन क्यों आया, नहीं तो वो उनके ऊपर है ना, एक अपना अनुमान लगाया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। तो इसका कंक्लूजन मेरे ख्याल से यही, मुझे पीजी हिस्ट्री नॉर्मल आ जाएगी लाइन से, सब आ जाओ, एंशिएंट से हो, मेडिवल से हो, मॉडर्न से हो, कहीं से हो, कुछ भी हो आ जाएगी, नो डिप्लोमा। स्पेशल पेपर लिया जाएगा या स्पेशल यूनिट उसमें समाहित की जाएगी आपकी, किस किस चीज़ की, पुरालेख वाली, इन चीज़ों को लेकर अच्छा खासा पेपर होने वाला है। ठीक है, नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री, एमपी हिस्ट्री तो रहेगी ही रहेगी, तो कोई बात ही नहीं है, ये अलग से शामिल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सहायक संचालक मत्स्य उद्योग परीक्षा में भी चांसेस है कि इसके लिए स्पेशल आपका सिलेबस बनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, जिसमें इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाए, ये हो सकता है। ठीक, यानी कि ग्रेजुएशन ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस इसका सिलेबस उसी पैटर्न पर P1 एंड P2, बात क्लियर ये रहेगा। इस चीज का P2 का सिलेबस रहने वाला है, ज्यादा चांसेस है। ठीक है, सहायक अनुसंधान अधिकारी, जनजातीय कार्य विभाग, इसमें स्पेशल सब्जेक्ट मांग सकते हैं आपसे, 3-4 सब्जेक्ट वालों को मौका मिलेगा, चाहे एंथ्रोपोलॉजी वाले, चाहे सोशियोलॉजी वाले हों, चाहे हिस्ट्री वाले हों, इन लोगों को मौका मिलेगा। यानी कि पीजी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स के साथ में उनको मौका मिलेगा। क्लियर बात है, तो ये इसका होना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो एपी वाला क्लियर ही है अपन को। आगे बढ़ जाइए, अगला सेक्शन सहायक नियंत्रक नापतोल विभाग। जबरदस्त पोस्ट है साहब जी, हल्के में मत लेना, अच्छे अच्छे को नाप देते हैं। पॉइंट नंबर 15, कई तो नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं, ये वो पोस्ट है। जो भी एलिजिबल हो, मैं तो उसको कहूँ बिल्कुल मत चूकना, इतनी खास पद है ये, कई वजह है उसकी, ठीक है, बता नहीं पाएंगे अभी, और है कई वजह। आगे बढ़ेंगे, क्या मांगा जाएगा इसमें? इसमें मांगा जाएगा नॉर्मल आपके 12th क्लास में होना चाहिए पीसीएम में से एक सब्जेक्ट साइंस, भले ही आपने उसके बाद में ग्रेजुएशन में कुछ लिया। दूसरा, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये दो चीजें तो कम से कम मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी। अब इसके बाद में आएगा पेपर को लेकर, सेम रहेगा, P1 होने की संभावना है एंड P2। P1 जो आपको कॉमन बताया वो रहेगा सेम, क्लियर। P2 स्पेशल रहेगा। P2 में स्पेशली मान चलिए, पहली बात तो स्टैट्स होनी चाहिए, मैथ रीजनिंग होनी चाहिए, यहाँ पर स्पेशल मेंशन होगी, स्पेशल मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, इन विषय वस्तुओं को लेकर के होगा सिलेबस आपका, वो चीज आपके यहाँ पर ऐड ऑन होने वाली है, एक्ट्स होंगे इस पे। ठीक है, प्रावधान होंगे भारत सरकार के, मध्य प्रदेश शासन के, ये होने वाला है। पर काफी सस्ते में मिलने वाला, काफी कीमती सौदा मान के चलिए। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा भी होने की संभावना है, आप एडवांस में जानेंगे। ठीक है, और इसमें इस चीज के कारण अच्छा खासा जो क्राउड है वो अट्रैक्ट तो होने वाला है, और जिनको नॉलेज है सहायक नियंत्रक, वो भी ये वाला रोजा बल्ले बल्ले, ये चीज आप मान के चलिए, तो अच्छा खासा क्राउड है। तो आजकल जो नई जनरेशन है, कि साहब 12th क्लास और इंजीनियरिंग तो मतलब ऐसे चल रहा है शिवानी के साथ साथ, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। लेकिन नई जनरेशन भी है, तो अच्छा खासा इसमें क्राउड भी होगा, और काफी इसमें पद की संभावना मुझे ऐसी लगती है, ये काम हो जाएगा। कंक्लूजन, 12th पीसीएम प्लस जिनका 12th में पीसीएम नहीं है, मेरे ख्याल से उनको मौका नहीं मिलेगा, प्लेन ग्रेजुएट बस है। साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, साइंस की स्ट्रीम कहलानी चाहिए। अब वो कोई सा वाला भी, पीसीएम एक मोटे तौर पर मैंने एग्जाम्पल दिया, साइंस का बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, जैसा फॉर एग्जाम्पल की फॉरेस्ट सर्विसेज में होता है। तो सब 12th में आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उस तरह का होगा, मे भी अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, क्लियर बात। तो अपन ने एक मोटे तौर पर इन बातों को समझ लिया। ये आपके सामने वैकेंसी है, आप अपने अपने हिसाब से अपना देख सकते हो।
कि आपको किन किन को फोकस करना है। अब जब आपने इस चीज को देख लिया, उसके बाद की जो अगली स्टेज बनती है वो ये है कि साहब इसकी तैयारी कैसे क्या करें। वो अगर आपने स्ट्रेटेजी सही नहीं बनाई तो दिक्कत में आओगे। देखिए इसमें दिक्कत पहले ये थी कोई तो वैकेंसी आ जाए, अब दिक्कत ये है कि आ गई छप्पड़ फाड़ के, अब कहाँ हाथ लगाएं। ठीक है, यहाँ से ही बरस रही है और यहाँ से ही बरस रही है, और बोले साहब पीछे से ही बरस रही है, अब कहाँ। तो ये अच्छी चीज होती है, अगर मैनेजमेंट सही नहीं हो तो ये बहुत घातक चीज है, बहुत घातक। और उसमें फिर आपको ले देके चुनना पड़ता है कि ये वाला दें कि वो वाला दें। जैसे अभी हुआ था, तो सर एपी का फोकस करें या पीएससी का मेंस देने जाएं, तो सर एक साथ नहीं हो पा रहा। बहुत बच्चे उस समय कॉल कर रहे थे, तो सर हो नहीं पा रहा सर, ये मेंस का भी नया पैटर्न, नया सिलेबस, और सर वो एपी का भी तैयार करना है, और सारी चीज़ बहुत दिक्कत जाती है। और लास्ट मोमेंट पे अगर गड़बड़ हो गई तो बोले साहब 2 दिन से गए पांडे, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये वाले कॉलम को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले की एलिजिबल आप कहाँ कहाँ पर हैं, वो नोटिफिकेशन बाद में, पर फिर भी मोटे तौर पर यहाँ लगभग अपन एलिजिबल आ रहे हैं, क्योंकि अपना है 12th क्लास पीसी वगैरह रहा है, इंजीनियरिंग रहा, उसके बाद में शायद मैथ्स के सब्जेक्ट ना लेके चले हों, शायद पीजी कर लिया हो, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत प्रकृति हो सकती है। एक चीज़ वो है, और दूसरा ये है कि वो सब सिंपल ग्रेजुएशन, कोई झंझट नहीं, सब में क्या मांगो, सीधा सीधा ग्रेजुएशन, और स्पेशल सिलेबस बनाइए, जैसा असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनाया, जैसा एडीजी बनाया, जैसा और भी एग्जाम चल रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न है। ठीक है, तो सभी एलिजिबल होते हैं। अब इसके बाद में जो काम आएगा आपका कि साहब ये वाला फोकस कर लो, किन किन पर आप ध्यान देने वाले हैं। थोड़ी बहुत 1-2 महीने आगे पीछे होगा, ठीक है, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा। ये 16 तारीख की जो डेट दी है आपको, ये स्टेबल चल रही है, भले ही नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि 30 दिसंबर को आएगा शाम को। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि 16 तारीख को एक तो ये चीज है, मार्च अप्रैल मई ये आपको दिया है, मेंस है जून में आपका, कितनों को फोकस कर पा रहे हैं या कर सकते हैं या सकने में सक्षम है, ये भी गौर करिए। खास सुरक्षा अधिकारी जून प्रथम सप्ताह, ऐसा ना हो कि अपन भंडारे में इतनी कटोरियां उठा लें कि अब, ठीक है, वो भी चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जुलाई, बैक टू बैक, फिर जुलाई, फिर अगस्त है, सितंबर है। एक मोटे तौर पर कम से कम इतना तो चाहिए कि सर 2 महीने, अगर रियल प्रैक्टिकल बात करें 2 महीने भी कम होते हैं। ये वाला एग्जाम आई एम वेरी फोकस्ड, और उसके बाद में अगला एग्जाम कम से कम 2 महीने, क्योंकि स्पेशल सिलेबस है उसका। कितना कम से कम करोगे, इतने बड़े कम से कम इतना टाइम आपको चाहिए। क्योंकि बोले नहीं सर हम तो 1 महीने पढ़ लेंगे, अरे 1 महीने तुम्हें ढूंढने में लग जाएगा कि तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, नोट्स बटोरने में लग जाएगा, मिलेगा ही नहीं वो भी जान लो। और फिर उसके बाद उसमें पढ़ने घुसे तो बोले था जी एक एक्ट ही पढ़ते चले जा रहे हैं, तो 1 महीने गुजर गए, और फिर बस अब दे आए, उसको नहीं बोलते वेल मैनेजमेंट। वो सिलेक्शन वाली रास्ता नहीं है, बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम चाहिए, 2-3 महीने का गैप थोड़ा सा चाहिए होता है, अपने आप को एडजस्ट कर पाना, उसको फोकस कर पाना, उसको पढ़ना। क्योंकि जितने भी इनमें अगर स्पेशल सिलेबस आएंगे आप गौर से देखिए, अलग ही सिलेबस है। पता चला मत्स्यिकी वाला अलग चल रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर की कहानी अलग ही चल रही है, वो पुरालेख शास्त्र अलग ही चल रहा है, मुद्रा शास्त्र अलग ही चल रहा है। देख रहे हो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो एक बात होगी अपने लिए, तो सारे तो नहीं, पर यह है कि जितना आप अधिकतम फोकस कर सकें उसको देखना, फॉर्म भर देना, शायद डेट्स वगैरह आगे भी हो, उसके बाद में अपन को हो सकता है कि अपन चूज करने की स्थिति में कि नहीं 10 एग्जाम में डेट एक साथ फंस रही है, तो एक काम हो जाए इन 10 में से अपन 6 को या 7 को कुछ इस प्रकार से फोकस कर लें, देख लेना अपनी समय परिस्थिति सिचुएशन इत्यादि के अकॉर्डिंग। तो
ये चीजें जब आप दिमाग में रखोगे तब ना आप आगे वर्क कर पाओगे, इसके बिना कैसे हो पाएगा। अब इसमें जो समझने वाली बात आपके लिए है वो पॉइंट ये है कि मान लीजिए 14 आपके सामने आई हैं और इन 14 में से आप एलिजिबल हो, मान लीजिए कोई है 6 के लिए, कोई 7 के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको कैसे वर्क करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। P1 एंड P2, P1 में क्या आएगा सिलेबस में, P2 में क्या आएगा, नॉट एग्जैक्टली कन्फर्म बट समथिंग हम जानते हैं। MPGS वाला ये सेक्शन आपका रहेगा ही रहेगा, ICT आपका रहेगा ही रहेगा। कई एग्जाम्स पे इस बार का जैसे कि चल रहा है मे भी पॉसिबल, साथ ही मैथ्स भी इसमें रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, और रीजनिंग में भी स्पेशल प्रॉब्लम वाला सेक्शन रहेगा, स्टैट्स का भी चल रहा है ये रहेगा, कुछ में मान के चलिए कि रिसर्च वाला सेक्शन आने वाला है, करंट अफेयर्स रहने वाला है इसमें। तो ये चीज के लिए आप तैयार रहिए। अच्छा खासा लेंदी होने वाला, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डरने घबराने की बात नहीं है, व्यवहारिकताओं को समझिए। इजी सिलेबस आ जाए ठीक है, बट कुछ भी इजी नहीं है यहाँ, आसानी से सस्ते में कुछ भी अच्छा क्वालिटेटिव उपलब्ध नहीं है। 5 यूनिट में किस प्रकार से ये समाहित करने वाले हैं वो देखने वाली बात होगी। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। MPGS की अगर एक यूनिट भी दे दिया है ना, बोले हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसका मतलब ही होता है 2 महीने की कहानी, फिर तो बाकी सेक्शन है और सबको बराबर बराबर आपको वेटेज देना है, टाइम देना। अगर सिलेक्शन उठाना है 5 यूनिट है तो आप किसी एक यूनिट की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। तो बच्चे तो कर देते एकदम से, बोले 2-2 3-3 यूनिट। अगर सिलेक्शन लेना तो आप 5 काफी अच्छे वे में तैयार होनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या है इसका, इसका सॉल्यूशन है कि साहब जी अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो आपको मैंने नंबर बताया हुआ है, सीधे आप अभी क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है, और अभी से जुड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मापतौल वाला है, तो सर वो तो अक्टूबर में है 2025 में, अभी तो समय है। जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, मान के चलिए कि अप्रैल के आसपास में आता है, मोटे तौर पर एक अनुमान होता है, तो जैसे ही आएगा तब आपको उसके बाद में P2 में लगना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका एक स्पेशल सिलेबस होने वाला है, ठीक। उसके पहले का ये जो टाइम है, ये जो इतना बड़ा सेक्शन है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत विशाल है, और इसमें ही कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। पहली बात क्योंकि इतने भी स्टेट सर्विसेज वाले विद्यार्थी को तो खींच के इसमें नंबर बनाएंगे, जबरदस्त नंबर बनाएंगे। पता चला 50 में से एक नॉर्मल व्यक्ति केवल इसको तैयार कर रहा है, बोले 22, 24, 25, 26, 27 सही है, तो 27 बना रहा है इसमें नॉर्मल वे में, और जबकि जो स्पेशली उसकी तैयारी कर रहा है तो बोले सर हमारे 40+ आ रहे हैं 50 से। तो ऑब्वियसली ये बंदा सिलेक्शन लेगा, लीड ले जाएगा वो आपसे। यहाँ पर ये होगा कि 100 क्वेश्चन में से इस वाले बंदे ने भी लगभग बोले 85 बना लिए, और ये वाले बंदे ने बोले सर हमने 85 बना लिए, चलो इसके भी 85, यहाँ पर इसके भी 85, लेकिन यहाँ पर पेपर 1 में ऑन लीड जाएगा ये, और इसी सिलेक्शन किसका होता है, दैट्स द रीजन। ये जो बाहर होने वाले होते हैं, बोले सर इतने ज्यादा बना लिए P2 में, उसके बावजूद बाहर हो गए, वो कौन होते हैं जो ये बात नहीं मानते कि पेपर 1 महत्वपूर्ण है, उसको तैयार करना पड़ेगा विधिवत ट्रेनिंग के साथ में। उसके लिए ही आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए मैं कह रहा हूँ, अभी से जुड़िए, अभी से जो पढ़ा रहे, क्यों, क्योंकि इस सेक्शन को पढ़ाने के लिए 6 माह चाहिए ना, अगर अच्छे स्तर पे आपको पढ़ना है तो कम से कम 6 माह चाहिए। कोई भी बिल्कुल गलतफहमी ना पाले, बोले नहीं सर हमने तो पहले PSC दी है, 1 आध बार दी है, 4 बार दी है, क्वालिफाई किया है। जो आपने पढ़ा वो आपने अपने लेवल का पढ़ा है, आपको यहाँ पर जो पढ़ाया बताया जाएगा उसका लेवल अलग है, वो आप 2-4-10 क्लासेस जब अटेंड कर लोगे तो समझ में जाएगा, अच्छा खासा अनुभव होगा, और जरा गौर से आप सुनोगे क्लास को, इवन यूट्यूब में वीडियोस भी आप सुनोगे तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति की कितनी गहराई है। बहुत सीधी सी बात है। तो यदि व्यक्ति पढ़ना नहीं जानते तो फिर तो किताब पढ़ना व्यर्थ बेकार है, यदि व्यक्ति ही नहीं पढ़ पा रहे फिर तो कोई बात ही नहीं बची। व्यक्तियों को पढ़ना सीखिए, लोगों को पढ़ना सीखिए,
जो लोग पारखी होते हैं, जो समझदार होते हैं, जानते हैं कि नहीं साहब इनकी बात अलग है, उनकी बात अलग है। तो आप देख लें, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 6 माह, तो कोई मुगालता ना पाले, हम तो 2-3 महीने ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही पढ़ लेते तो अपन 1-2 क्वेश्चन से बाहर होने के लिए पढ़ लेते होंगे। 6 महीने, आखिरी के 2 महीने तो आपको केवल रिवीजन के लिए चाहिए। इसी बात को मैं कहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी चालू करते हैं, तो इस साल का नोटिफिकेशन की तैयारी नहीं करते एग्जाम की, तो अगले साल की करते हैं। 2025 का जैसे नोटिफिकेशन आएगा एमपीपीएससी स्टेट सब्जेक्ट का, तो फिर तैयारी चालू कर देंगे। तो रियल बात क्या है कि कब की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की नहीं कर रहे, 2027 ही कर रहे हैं। 27 उनको मेरे जाने का मौका दिया, क्यों? क्योंकि अभी हाथ पे हाथ रह जाते हैं। तो आने के पहले आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन 50 to 60% इन हैंड होना चाहिए, और उसके लिए ये जो शांति काल कहलाता है उस समय आपको तैयार करना चाहिए, उस समय आपको कोचिंग में होना चाहिए, उस समय आपको हमारी क्लास में रेगुलर रहना चाहिए, उस समय जो धीमे धीमे चीज़ें बता रहे हैं, जितनी डेप्थ बता रहे हैं, वो आपको तैयार करनी चाहिए। तो जब आप क्लास में सुनते हो, बैठ के सुन रहे हो, सुने जा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि क्लास में सुनने के दौरान में आपके दिमाग में बैठ जाती है, हाँ सर भी 10 बार बताते रहते हैं, जब चाहे वही आ गया, अरे तो वही आया। बोले साहब ये बताइए कि किस बादशाह ने आना नाम का सिक्का चलाया? बताते ही रहते हैं। अब भी आया एमपी सेट परीक्षा में शाहजहां, ठीक है। बोले साहब ये बताते ही रहते हैं सभी कि बरगीर और सिलेदार मराठा घुड़सवार शाही सेना। मराठा घुड़सवार शाही सेना कौन सी? बताते ही रहते, ये तो जब चाहे जब बताते रहते। बोले साहब ये अहमद शाह सेकंड ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से चेंज कर दी। बोले बताते ही रहते, तो बीदर चेंज करी, बीदर चेंज करी, बीदर चेंज करी, बीदर चेंज करी, पढ़ाई नहीं कभी अपन ने, और वो पेपर में आ गया, उन्होंने देख के खट से बना दिया, अरे ये तो बता रहे थे। ये चीजें क्या होती हैं, फायदा दे जाती हैं, इससे अपन स्कोर करते हैं। हर चीज केवल पढ़ के या केवल एक सिंगल हैंड साइड से गेम नहीं की जाती, वो रेगुलर क्लास से गेम की जाती है। जो रेगुलर टच में रहते हैं कभी वो स्कोर करते हैं। और इस फील्ड का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर आपने जरा सा भी एक बार करंट ऑफ किया तो फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए उस कनेक्टिविटी को टच ऑन रहने दीजिए। कई लोग करते होंगे साहब जी पिछली बार आया था नोटिफिकेशन में, तैयारी करी, अब तो उसके बाद में नहीं आया, तो हमने बंद कर दी है। बंद करके कितना टाइम हो गया? तो सर 2-3 महीने तो हो गया। जैसे हम कहेंगे जरा गौर से गिनो, तो सर 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए। अब आपको फिर नए सिरे से ट्रैक पकड़ना पड़ेगा, वो बहुत टफ टास्क होता है। लगे रहो, लगे रहो, भले ही थोड़ी बहुत कनेक्ट रहो, करंट पास होता रहे, बट होते रहो समझ। इसलिए आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, इसलिए आपको क्लास में रहना ही चाहिए। कि मर्जी ना मर्जी, मन माने चाहे ना माने, आप क्लास में बैठे और आप थोड़ी थोड़ी सी तैयार करें, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तब जाकर के उस स्कोर पर अपन आएंगे कि हाँ डैम श्योर कंफर्म है कि अपन यहाँ पर तो ये वाले नंबर उठा रहे सिलेक्शन वाले, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए कि अप्रैल मंथ में, अप्रैल माह में नोटिफिकेशन आ जाता है, तो जानकारी आ जाती है, सिलेबस अच्छा विशाल का सिलेबस आता है, अभी 10 यूनिट है, वो भी ऐसे कि नाम भी नहीं सुने कभी, ठीक। और उसके बाद में 5-6 महीने बाद पेपर, नोट्स बनाने बैठेंगे, कई का तो महीने बनाएंगे, का तो रेस्टोरेंट खरीद के लाएंगे, गूगल भी करेंगे। तो उसके बाद में सच्चाई पता चलती है साहब खींच नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जितना आप बनाओगे 1 से 2 महीने में, जितना डेप्थ में जितना बनाओगे, वहीं हम लोग जब बनाएंगे पूरी टीम, हम लोगों की 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की टीम जब बनाएंगे, कहाँ एक स्टूडेंट वो ये 2 बच्चे की बराबरी कर पाएगा। और इसलिए हम लोगों के पास में संसाधन ज़्यादा है, इतने अनुभवी लोगों की टीम है। जो आपने बनाया है तो आपको खुद का पसंद नहीं आएगा, जैसे आप हमारे यहाँ पे देखोगे, खुद ही बोलोगे इससे अच्छा तो हम समय बचा लेते, सीधा सीधा कर लेते। जबकि आपने बनाने में 2-3 महीने गुजार दिए, उसके बाद उसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तब तक पता चलेगा हाँ ही आ गया। फिर भगदड़ मच गई, बोला पेपर मत तैयार करें, पेपर 2 करें, रिविजन करें, क्या करें, आपको कुछ ना करें, आप तो सीधे चलें। आपका दरिया है, लौट के जाना है, अब तो चले, बस सिर्फ इतनी स्थिति बचती है, तो क्या बचता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लास्ट मोमेंट तक कमांड आपके हाथ में रहनी चाहिए, कभी भी ये स्ट्रेटेजी हो, इस सिलेक्शन का रास्ता होता है। सारी बातों को कंक्लूड कर लेते हैं। पहली चीज थोड़ी सा देख लो कब कौन से मंथ में कौन सा है, किसके लिए एलिजिबल है, किसको फोकस कर सकते हैं, ठीक है।
इतने में क्या गैप मिल रहा है, फॉर्म भर देना, जितने के भर सकते हो भर जरूर देना। शायद गुड लक कोई ऐसा हो, कोई चांस हो, कोई एक के बाद 1 महीने में थी बढ़ गई डेट, 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, 3 महीने मिल गए, 6 महीने मिल गए, और होता है नहीं, गजब है। हाँ तो अच्छी बात है, तो फिर अपन करते रहेंगे धीमे धीमे। और ये हुआ कि जरूरत से ज़्यादा ही सोच लिया, बोले सर कि हम जुलाई वाले का फॉर्म भर रहे हैं, अगस्त वाले का नहीं भर रहे। पता चला अगस्त वाला कैसा कि दिसंबर में हो गया, आप क्या करोगे, तो फॉर्म ही नहीं भरा था। उसके लिए भी तैयार है, इन बातों को ध्यान रखिए और अभी से जुटिए, साथ में जुड़िए, क्लास में जुड़िए। 40+ बनाने हैं आउट ऑफ 50 पेपर 1 में, ये नहीं करना है बोले सर 27, 28, 29, 30, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है साहब। एक से एक धुरंधर है, कोई अपने आप को शेर समझ रहा है तो उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा, सवा पर 1.5 मिल जाएगा, 1.5 को 1.25 मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे ही बहुत टफ कॉम्पिटिशन और पिछले 3-4 साल से जैसी स्थिति सब वैकेंसी क्लियरली एक से एक खाद लाइन लगाए बैठे हैं सब, लाइन लगाए बैठे ऐसे ऐसे हैं कि साहब लगे मत दिन रात केवल एक ही काम है। और उन सब के लिए 2025 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो उस सत्कर्म कार्य को किए हैं पिछले 2-4-5 सालों में, तैयारी में लगे हुए हैं, बने हुए हैं, पथ से भटके नहीं हैं, भ्रष्ट नहीं हुए, मिसगाइड नहीं हुए हैं, लगे हुए हैं लगातार। अब उनको उसका बदले में भुगतान पे मिलेगा। कि उस समय पीजी कर लिया था यूं ही, क्यों, क्योंकि बस कर तो लिया था, सर ने बताया था, कर लिया था, अपॉर्चुनिटी है। उस समय से पढ़ रहे हैं, बस आ रही है सर, क्यों झूठी दिलासा दे, बस आ रही है, बस आ रही है, कहते अच्छी वाली आ रही है, झूठी दम दिलासा दे रहे हैं साहब, बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई आशा ही दे दे आपको इस बुरे दौर में, बहुत बड़ी बात होती है, अब वो काम आएंगे। इस वहाँ ने कम से कम ये कि उस साइक्लिक वे में रिदम में हैं, तो कि आज की डेट में आप 75% पर खड़े हो, 80% कट ऑफ जाना है, थोड़ी सा परिश्रम कर लोगे और अच्छी मेहनत कर लोगे 85 बना लोगे सर। जितनी कम पोस्ट हैं आप उठा सकते हैं, अच्छा मौका है, उस मौके को जाने नहीं देना। इस बात को समझिए, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए, कंक्लूजन मेरा ये है। इन बातों को आप आधार बना लें, जो बातें मैंने आपसे कही। अच्छा खासा मौका मिला है, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान, यही वर्ड मैंने बोला था पहले भी, अभी बोल रहा हूँ, चूकना नहीं। इवन ऐसा करना कि बोले साहब जी 3-4 जगह सिलेक्शन ले लेना, फिर चूज करना कि सर इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया, और फिर आना मिठाई का डिब्बा लेके, तब हम बताएंगे इन चारों में से कौन सी वाली ज्वाइन करने में फायदा जाता है। तो ये चीज़ करिए, ये नहीं कि बस एक ही के पीछे मन, तो जब मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के ना, तो सिलेक्शन भी जब आपको मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। बोले साहब 2-4-5 जगह एक साथ हो गया हमारा, अब कौन सी ज्वाइन करें, अभी तक खाली रहे, तो उस समय उसका अकाल चल रहा था, अब भरमार चलेगी। बस ये है कि थोड़ी सा और परिश्रम बाकी है, कुछ महीने बाकी है, साल बाकी है, अच्छी मेहनत कर लो साहब, हल्के में मत लो, अच्छी मेहनत कर लो, अभी से तैयारी करो, जुट जाइए, सिलेक्शन उठाइए। ये मत करना जैसा कि कई लोग करेंगे, बोले हाँ ठीक है, अच्छा आ गया करेंगे, अच्छा ठीक है, नोटिफिकेशन आने दो, फिर सोचेंगे। तो बस वो केवल फॉर्म भरेंगे, आयोग को पैसे देंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, फिर वही बात, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। 2025 में जो अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत सालों के बाद में ऐसा आया है, बहुत वर्षों के बाद में ऐसा आया है। 2024 व्यापम का नाम हो चाहे एमपीपीएससी, लगभग खाली गया है। एमपीपीएससी थ्रू आई भी है, तो उनमें से ज़्यादातर क्या रही हैं, वो आपके मेडिकल सेक्टर वाली वैकेंसी है, बहुत स्पेशल टाइप की। यहाँ पर एक जनरलाइज वाली आपको दे रहे हैं, हाँ भर सकते तो हैं फॉर्म, भरने में सक्षम तो है कम से कम, ये अच्छी बात है। तो 2024 जो था लगभग खाली था 90%, चंद एग्जाम को छोड़ दें आप, स्टेट सर्विस का छोड़ दें, लगभग खाली था। जो आईवी एग्जाम को 8 दिसंबर को था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, गिनी चुनी पोस्टें आई, खास कैटेगरी में आई, बाकी में थी। क्या हुआ, वैसे ठंडे ठंडे चल रहे थे, ठीक है। इस बार काफ़ी अच्छा रहा,
आगे के लिए आपके सामने एक रूपरेखा है। तो ये रूपरेखा नहीं, मैं तो कहूँगा कि लाइफ लाइन है, ग्लूकोज है, जीने की वजह मिल गई समझ लो भैया को। फिर 2025 मौका नहीं चूकना सर, उठा लेना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर पहले से लगे हैं, नहीं भी हैं तो अब लग जाओ, ये भी पहले से कहलाएगा। लेकिन अगर फिर वही गलती, तो नहीं सर अक्टूबर में एग्जाम है, अप्रैल मई में आएगा नोटिफिकेशन, हम तब जागेंगे, बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ के निकलेंगे और पेपर का सिलेबस उठा के खा जाएंगे, तो समझ लो कि सब खा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी से पेपर 1 तैयार करना है, जब आएगा पेपर 2 का सिलेबस तब हम उसको करेंगे, ये रणनीति होगी। तो यही सक्सेस का, सफलता का रास्ता है। क्लियर बात है। फिर भी कोई चीज़ बाकी रह जाए तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।